आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर नम्रता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज मैं आपके बीच में हमारी हिंदी साहित्य की, जो कि हमारा रेजिडेंस मोड पे चल रहा है, उसकी जो सामग्री लेके आई हूँ, पाठ्यक्रम की सामग्री लेके आई हूँ, उसमें आज जिस विषय पे हम वार्तालाप करेंगे, जिस विषय के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, उस विषय में मैंने लिया है प्रयोजन मूलक हिंदी को। जी हाँ, प्रयोजन मूलक हिंदी किसे कहते हैं? क्या है प्रयोजन मूलक हिंदी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रयोजन मूलक हिंदी मतलब किस चीज का प्रयोजन, मतलब किस इंटेंशंस को लेके आपने ये काम किया है। प्रयोजन क्या हो सकता है? प्रयोजन पे अगर हम बात करें तो प्रयोजन आप अपनी लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, किस इंटेंशन से करना चाहते हैं। मैं जब भी आपको कंटेंट के बारे में बात करेंगे ना हम, तो हम उस कंटेंट को लेके एक क्लियरिफिकेशन करके चलते हैं, एक समस्यात्मक बिंदु को लेकर चलते हैं। तो हमारी जब भी हमें पढ़ाई करना है, किसी चीज को समझना है, तो जब तक हमारे दिमाग में जो विषय है, उस विषय का नाम क्लियर ना हो, उस विषय के बारे में समाधान ना हो, तब तक आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है ना? तो हम जो आज बात कर रहे हैं, वो बात हो रही है हमारी प्रयोजन मूलक हिंदी की। आप मूलक मतलब उसका मूल आधार। हिंदी, हिंदी से आप सभी लोग परिचित हैं। हिंदी एक भाषा है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा हमारी हिंदी में है। अगर हम यहाँ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर रहे होते, तो वो माध्यम उसका अंग्रेजी हो जाता। तो प्रेजेंट टाइम में हम जो बात कर रहे हैं, वो हिंदी की बात कर रहे हैं। तो प्रयोजन मूलक भाषा, ठीक है। मूलक मतलब उसका मूल स्वरूप, भाषा का मूल स्वरूप। उसमें प्रयोजन का क्या अर्थ है? प्रयोजन क्यों लिया गया? तो यहाँ अगर हम हिंदी भाषा में प्रयोजन की बात करें, तो सामान्यतः हमारी आपकी सबकी सोच एक सी है कि हिंदी एक डेवलप भाषा नहीं है, एक बहुत विस्तारित भाषा नहीं है। हमने इसे माना है कि अंग्रेजी एक विस्तृत भाषा है, विदेशों में बोली जाती है, उसका रूप है, उसका रंग है, उसका आकार है, लेकिन हिंदी का नहीं है। क्यों नहीं है हिंदी का? तो भाई हिंदी में भी हर काम होता है। कहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि राजभाषा, हिंदी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हमारे यहाँ देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय हमने हिंदी भाषा को प्राथमिकता दी कि भाई भारत के अंदर हिंदी भाषा। लेकिन हम अंग्रेजों के जो गुलाम थे, उस गुलामी के कारण, उस तरह के जो संविधान बना, उसमें जो अनुच्छेद तैयार हुआ, उस अनुच्छेद में कहा गया कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा तो रहेगी, लेकिन अभी करीब 15 साल तक हमारे ऊपर हुकूमत करने वाली भाषा होगी अंग्रेजी। सन 1965 में अगर इसकी हुकूमत कम होगी, तो हम इसे अलग कर कर हिंदी को एक विस्तारित रूप दे देंगे, हिंदी को एक नया रूप दे देंगे। हिंदी एक अपनी असीम भावनाओं को लेकर चलने वाली भाषा बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? 1965 में जब जो संविधान में अनुच्छेद में जो संशोधन किया गया, उसमें क्या आया निकल? उसमें आया कि जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा तो रहेगी, लेकिन हमारे जो काम है वो अंग्रेजी भाषा में, हम अंग्रेजी के इतने आदी हो गए कि वो सारे काम हमारे अंग्रेजी भाषा में होंगे। हिंदी सिर्फ हमारी राष्ट्रभाषा रहेगी। तो बहुत सारे संवैधानिक कामों के लिए हिंदी प्रयोग की जाती है, लेकिन आज वो बोलबाला नहीं है जो वास्तविकता में हिंदी का होना चाहिए था। अच्छा, फिर हम बात करते हैं 80 के दशक के बाद की हिंदी की। तो हिंदी की स्थिति अच्छी थी, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी, बेहतरीन थी।
बेहतरीन तो 1947 के पहले ही थी, जब अंग्रेजों ने हमारे ऊपर आक्रमण नहीं किया था, देश पराजितता की ओर नहीं था, तब हमारे पास भाषा थी। लेकिन उसके बाद भाषा नहीं रही हमारे पास। हमारे ऊपर अंग्रेजी ने एक आधिपत्य जमा लिया, अंग्रेजी ने अपना एक अस्तित्व जमा लिया। अंग्रेजी ने कहा कि जो भाषा हम प्रयोग में ला रहे हैं वो ही सभी के बीच में होना चाहिए। फिर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, 80 का दशक भी ऐसे ही निकल गया हमारा, 90 का दशक भी ऐसे ही निकल गया हमारा, 20 का दशक भी हमारा निकल गया। अब हम कैसे काम को आगे बढ़ाएं? तो भाई भाषा ने क्या किया, जब हम कहते हैं ना 20वीं शताब्दी की जनरेशन से आप बात करो ना, टोटली इंग्लिश वाली जनरेशन से, 80 के दशक वाली जनरेशन थी इंग्लिश उसके पास, लेकिन इतनी विस्तारित रूप में नहीं थी। मैं अभी आपका सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ कि इस पेपर की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रयोजन मूलक हिंदी की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्या रीजन था कि हमें इस विषय को पढ़ने की जरूरत पड़ी, क्या रीजन था कि इस विषय में हमें नए नए कॉन्सेप्ट जो थे वो हमें निकल के सामने आएंगे। तो भाई 20वीं शताब्दी भी ले ले, 19वीं शताब्दी ले लें, तो उस समय परिस्थितियां क्या थी? अंग्रेजी बोलबाले में थी, लेकिन आधिपत्य हिंदी ने जमा रखा था। फिर राज्यों का विघटन शुरू हो गया, अलग अलग राज्यों का विघटन शुरू हो गया। किसी ने कहा मराठी को स्पेशलाइजेशन दिया जाए, किसी ने कहा कन्नड़ को दिया जाए, किसी ने कहा तमिल को दिया जाए। तो हिंदी का जो आखिरी संशोधन हुआ 1962 में, उसमें ये कह दिया गया कि संवैधानिक रूप से हमारी राष्ट्रभाषा तो हिंदी होगी, लेकिन जो हमारे कार्य होंगे वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी भाषा में ही होंगे। तो अंग्रेजी ने अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। फिर हमारी 20वीं शताब्दी की जो जनरेशन आई, 2000 के बाद की जो जनरेशन आई, जो लोग आए, जो विद्यार्थी आए, जो स्टूडेंट्स आए, उन्हें लगा कि यार हिंदी में तो कुछ नहीं है। अब हिंदी में कुछ ही नहीं है तो भाई कुछ तो करना है, भविष्य में आगे भी बढ़ना है, जीवन में हमें आगे भी जाना है, तो कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना भाई। तो कहा गया कि एक काम करते हैं, अंग्रेजी को सर्वोपरि रखते थे, लेकिन संविधान में चेंज नहीं हुआ, उसे हटाया नहीं गया। भारत की राष्ट्रभाषा आज भी हिंदी है। अच्छा, एक चीज और यहाँ है, राजभाषा। आप एक वर्ड देख रहे हैं स्क्रीन पर, राजभाषा। अच्छा ये बताइए, ये राजभाषा है या राज्य भाषा? बच्चों से पूछते हैं, सवाल करते हैं, बच्चों के जवाब आते हैं, मैम ये तो राज्य भाषा है। नहीं बेटा, ये राज्य भाषा नहीं है। राज्य का अर्थ होता है आपके पर्टिकुलर स्टेट, आपके राज्य में बोली जाने वाली भाषा राजभाषा। लेकिन राज का अर्थ होता है जिसने आपके दिलों पर राज किया हो। जिस भाषा ने आपके दिलों पर राज किया है उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हमारे दिलों पे वास्तविकता में राज किसने किया? हिंदी ने। इसलिए हिंदी को क्या घोषित कर दिया गया? राजभाषा। राज का अर्थ होता है दरबारी भाषा। इसका अगर हम दूसरा रूपांतरण करते हैं तो वो हमारा निकल के आता है दरबारी भाषा। दरबारी भाषा मतलब जो दरबारों में राजा महाराजाओं के यहाँ बोली जाती थी, उसने हमारे ऊपर आज राज किया। हम ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले की बात कर रहे हैं। मराठा हमारे बीच में आए, मुगल हमारे बीच में आया, गुलाम वंश हमारे बीच में आया, हर प्रकार के लोगों को हमने सहा, देखा, लेकिन सबके बीच में भाषा का माध्यम बहुत अधिक रूप से हिंदी ही था। हिंदी में संशोधन भी बहुत हुए हैं, देवनागरी लिपि से लेकर हर चीज में संशोधन हुआ है। हर संशोधन का एक संवैधानिक अपना एक अधिकार बना है। एक नई चीज निकल के आई है कि हिंदी ने डेवलप कैसे किया, है ना। तो राज्य का अर्थ तो आप समझ गए होंगे। अब राजभाषा का अर्थ क्लियर हो गया कि अब राजभाषा ने राष्ट्रभाषा के रूप में कैसे काम किया। ज्यादातर लोग हिंदी जानते थे, अब जो हिंदी जानते थे तो वही संचार भाषा भी वही बन गई हमारी, मीडियम भी वही बन गया हमारा भाषा का। एक दूसरों से बात करने का तरीका, एक दूसरे से बोलने का तरीका, जैसे अभी मैंने एक बात की थी, दोबारा आपके बीच में रखना चाह रही हूँ उस मुद्दे को। सीताराम चतुर्वेदी जी ने भाषा की परिभाषा देते हुए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने कहा कि जो भाषा होती है, अगर
नहीं होती। माध्यम कोई भी हो, मैं बात नहीं कर रही हूँ कि वो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, माध्यम कोई भी हो, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि अगर कोई भाषा है और भाषा नहीं है, लोगों को भाषा नहीं आती है, आपको क ख ग घ नहीं आता है, आपको आ अनार का नहीं आता, आपको एबीसीडी नहीं आती है, तो आपको मतलब भाषा नहीं आती है। और जब भाषा नहीं आती है, तो माध्यम कहाँ से आएगा? आप एक दूसरे से बात कैसे करोगे? कैसे समझाओगे आप एक दूसरे के लिए कि भाषा क्या होती है? तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी परिभाषा लिखी, उन्होंने लिखा अपनी परिभाषा में कि भाषा वो माध्यम है, अगर नहीं होता तो ये पूरा संसार गूंगे और बहरों की एक विराट बस्ती बन के रह जाता। मतलब ना कोई कुछ बोलता, ना कोई कुछ सुनता, मतलब गूंगा होता या बहरा होता। भाई जब बोलते ही नहीं, उसके बाद अपने भावों को व्यक्त करने की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, तो वो कैसे अभिव्यक्त करेगा? तो भाई वो कैसे बात होगी? इशारों में होगी। इशारे समझते हैं। हाँ। चल रहा है। बस बस खत्म। ये हमारे इशारे हैं। तो इन इशारों के माध्यम से तो पूरा भारत, हमारा पूरा भारत, समूचा भारत, समूचा भारत क्यों कहूं मैं यहाँ पर? नहीं, मैं भाषा की बात कर रही हूँ, मैं हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं अभी आपको सिर्फ भाषा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो भाषा में तो पूरा विश्व गूंगे और बहरों की एक विराट बस्ती बन के रह जाता। इसके अलावा और कुछ नहीं था। अगर भाषा का माध्यम नहीं होता, लोगों के अंदर भाषा सीखने की जागरूकता नहीं होती, या भाषा उनके पास नहीं होती। अच्छा, एक भाषा के माध्यम से एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ आपके बीच में शेयर करूंगी। आपने किसका नाम सुना है? थोड़ा माइंड से स्लिप हो रही है ये चीज, कोई बात नहीं। आ, चक्रव्यूह की रचना में फंस गए थे। कौन थे?